आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर विटगेंस्टाइन। जो अर्ली विटगेंस्टाइन है वो बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और मीनिंग ढूंढता है वर्ड्स के। अर्ली विटगेंस्टाइन कहते हैं कि शब्दों में जब हम कोई शब्द बोलते हैं उसके पीछे कोई वस्तु स्थिति होनी चाहिए, स्टेट ऑफ अफेयर होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए किसी नाम के पीछे, तब उस शब्द में मीनिंग आता है। और जो वस्तु होती है वही मीनिंग उसमें आता है, या जो स्टेट ऑफ अफेयर होता है वही मीनिंग आता है। ठीक, तो मीनिंग जो है वो फैक्ट दे रहे हैं शब्दों को या प्रोपोजिशंस को। जो मीनिंग डिनोट कर रहे हैं वो फैक्ट्स डिनोट कर रहे हैं, वही शब्दों में मीनिंग आ जाता है। अब लेटर विटगेंस्टाइन अपना ही विरोधी हो जाता है। अर्ली विटगेंस्टाइन जहां कहता है कि सी द मीनिंग of the words of the propositions, later Wittgenstein कहता है कि don't see the meaning, see the use। एकदम बदल जाता है कि मीनिंग यूज से आता है, ना कि मीनिंग उसमें कोई सर्टिफाई होता है। कोई सर्टेन मीनिंग किसी शब्द का, किसी प्रपोजिशन का नहीं होता है। शब्दों के पीछे, नाम के पीछे वस्तुएं होती हैं, दैट्स ओके, बट जब वो प्रोपोजिशन में या सेंटेंसेस में एक्सप्लेन होती हैं या स्टेटमेंट्स में जब वो आती हैं तो उनका मीनिंग अपनी तरह से रूप ले लेता है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अपने यूज के अनुसार मीनिंग ले लेता है। एक इंसिडेंट घटा था कैम्ब्रिज में, जब विटगेंस्टाइन ने अपना एक क्लब बना रखा था। उस क्लब में उनका पूरा डोमिनेशन चलता था और विटगेंस्टाइन को वो जो प्रोफेसर वाली लाइफ थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही डिडंट लाइक अ बिट, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि प्रोफेसर की लाइफ इज लाइक लिविंग डेथ, जिंदा मृत्यु है। तो जो उन्होंने इवन जो उसके साथी जो लोग थे, प्रोफेसर थे, वट एवर, जो भी स्टूडेंट्स थे या स्कॉलर्स थे, जो भी वो कुछ लिख के लाते थे या कुछ उसे उसके पास आता है तो उसे बेकार कह के साइड कर देता था, दिस इज absurd। उसे वो चीज कोई पसंद नहीं आती थी। एक घटना घटी थी, कार्ल पॉपर फिलोसोफर हुए हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस के, आपने पढ़ा होगा। तो कार्ल पॉपर और विटगेंस्टाइन के बीच एक घटना घटी थी। वहाँ क्लब में सब अपना अपना जो प्रेजेंटेशन था, एक छोटा सा उन लोगों का एक सेमिनार टाइप कुछ आयोजित हुआ था जिसमें वो सारे कलेक्ट थे वहाँ पे। तो विटगेंस्टाइन यही जोर दे रहे थे कि जो एथिक्स होती है, जो एथिकल शब्द होते हैं, उनमें अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसा कि वो अर्ली विटगेंस्टाइन क्लेम करता था। ठीक है, अब अर्ली विटगेंस्टाइन का ये क्लेम आगे बढ़ता है तो विटगेंस्टाइन वही का वही रहा। सो उसने कहा एथिकल प्रोपोजिशंस में, या एथिकल प्रोपोजिशंस हो ही नहीं सकती हैं, एथिक्स के शब्द आप उनमें कोई मीनिंग डाल ही नहीं सकते हैं। तो कार्ल पॉपर इसके ऊपर अगेंस्ट द विटगेंस्टाइन अपना लेक्चर दे रहे थे। तो कार्ल पॉपर ने कहा उनमें मीनिंग हो सकता है। ये वही प्रॉब्लम है जो नेचुरलिज्म और नॉन नेचुरलिज्म की है। विटगेंस्टाइन नॉन नेचुरलिज्म के सपोर्टर थे। तो उन्होंने कहा कि पॉपर जो अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहे थे, तो पॉपर ने कुछ कहा कि भाई एथिक्स में मीनिंग होते हैं, उनकी प्रोपोजिशंस को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो विटगेंस्टाइन, एक चॉपस्टिक होती है, एक चॉपस्टिक टाइप होती है, आपको पता होगा, छोटी सी पतली सी सीख होती है जिससे वो मछली वगैरह खाने का या मांस वगैरह खाने का काम करते हैं। तो वो चॉपस्टिक दिखा के उसने कहा कि प्रूव इट, सिद्ध करो इसे। तो कार्ल पॉपर ने कहा कि बुलाए गए मेहमान को चॉपस्टिक से डराना अच्छी बात नहीं है। ये एक स्टेटमेंट वहां पे बोल दी और विटगेंस्टाइन ने इस स्टेटमेंट सुनने के बाद वहां से चले गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया, जैसे कि उनको प्रोफेसर का पेशा पसंद ही नहीं था बिल्कुल भी पहले से ही। और वहां से चले गए और आफ्टर दैट उन्होंने कैम्ब्रिज भी छोड़ दिया था कुछ टाइम बाद, और फिर वो अपना एकांतवास नॉर्वे उन्हें बहुत पसंद था, वहाँ चले गए थे। अब हैरानी की बात यह है कि विटगेंस्टाइन ने जो एकांत का जीवन चुना, जो कंट्री साइड जाके लोगों के बीच खेत खलियान में रहना उन्होंने पसंद किया, ये जो
उनके जो एटीट्यूड था ये वो लेते हैं टॉल्स्टॉय से। अब टॉल्स्टॉय पूरी तरह से एक एथिकल फिलोसोफर था, पहले से ही टॉल्स्टॉय से ले रहे थे वो, तब अब से नहीं, जब वो लेटर विटगेंस्टाइन, अर्ली विटगेंस्टाइन के नाम के टाइम से ही टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित था। टॉल्स्टॉय को आप जानते होंगे, रशियन जो हुआ था, क्या नाम था, जमींदार हुआ था, जिसने अपना सारा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डोनेट करके लोगों को और लोगों के भले के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो उसी तरह से वो गाँव में जाके रहना पसंद करते थे और फिर वो अपना नॉर्वे निकल गए और लाइफ टाइम वो वहीं रहे अपनी मृत्यु तक, जब 1951 में कैंसर से उनकी डेथ होती है। और उस दौरान उन्होंने आफ्टर 1945, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जो अपनी स्टडीज की, उस स्टडीज में वो एकदम नए विटगेंस्टाइन होके निकलते हैं। लेकिन वो नया विटगेंस्टाइन जो है बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं रहता, बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहता, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहता। हालांकि वो फिर भी अगेंस्ट था इस बात के कि मेटाफिजिक्स एथिक्स में कोई मीनिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कहता था कि फिर वो ये होगा कि मीनिंग आता है यूज से, चाहे वो कुछ भी हो, मीनिंग आता है शब्दों के यूज होने से। मीनिंग शब्दों में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, किसी फैक्ट से नहीं आता है, बल्कि मीनिंग आता है उनके यूज से। उसी तरह से मीनिंग चेंज हो जाता है जिस तरह से अपना फॉर्म चेंज होता है। हमारी लाइफ के फॉर्म ऑफ लाइफ भी उसने दिया है कंसेप्ट। हमारे जैसे जैसे हमारे कंटेक्स्ट चेंज होते हैं, हमारी कंडीशंस चेंज होती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वैसे ही हम जिन शब्दों को बोलते हैं मीनिंग चेंज होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं वो। अगर कोई किसी से पूछे हाउ आर यू, जनरली दो फ्रेंड मिले हाउ आर यू पूछें, दैट्स ओके, वो अलग मीनिंग के लिए लिया जा रहा है, दैट इज अ कर्टसी, ओके। अब डॉक्टर के पास आप जा रहे हो और आपसे डॉक्टर पूछे हाउ आर यू, तो वहां पे इसी हाउ आर यू का मीनिंग चेंज है, वो बहुत अलग तरह से हो गया है। इसी तरह से टीचर के पास आप जाओ क्लास में और टीचर आपको आंखें दिखाकर कहे कि हाँ हाउ आर यू, तो वहां वो मीनिंग बड़ा अलग हो जाता है, वो एक सटायर हो गया है। सो शब्दों के मीनिंग जो होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाते हैं। तो ये लेटर विटगेंस्टाइन को समझ में आया और यही लेटर विटगेंस्टाइन की सारी फिलोसॉफी है। मीनिंग यूज से आता है, न कि मीनिंग शब्दों में इनबिल्ट होता है जो कि वस्तुओं से निकल के आ रहा है। और जब ये यूज की बात आती है तभी सारी अपनी वो जो आज की जितनी भी फिलोसॉफी थी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बहुत बार बता चुका हूं, वो सारी डेवलप होती है। एक छोटा सा चुटकुला सुना के स्टार्ट करूंगा। एक बार, हरियाणवी चुटकुला है, बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं मैं। एक बार एक हरियाणवी ताऊ था कोई, और वो रेलवे स्टेशन पे गया और रेलवे स्टेशन पे जाके उन्होंने वहाँ पे जो इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी पे जाके पूछा कि भाई 8:45 वाली ट्रेन कब आओगी, यानी 8:45 वाली ट्रेन कब आएगी। तो सामने से जो टिकट कलेक्टर था उसने बोला कि ताऊ 9:50 पे आएगी। तो इधर से ताऊ ने जवाब दिया कि मेरे साले रोज टाइम बदल दें इसे, यानी कि साले रोज टाइम बदल देते हैं। क्लियर है, बेसिक ये एक चुटकुला है, अंदर जो भी है, बट इन शब्दों में वास्तव में क्या कहा गया है, इन शब्दों को थोड़ा देखना। जाके जब ताऊ कह रहा 8:45, और 8:45 का कोई सर्टिफाइड मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है अपने नियमों से 8:45 मतलब होता है 8:45। दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट 8:45। 8:44 भी वही कहलाएगा, 8:43, 8:42, 8:41, 8:40 भी वही कहलाएगा, और 8:46, 8:47, 8:48, 8:49 और 8:50 तक वही कहलाएगा, 8:45। तो 8:45 इज नॉट अ सर्टिफाइड मीनिंग फॉर द 8:45। अब ये बात अगर हम मीनिंग को बिल्कुल एकदम सर्टिफाइड करके समझने की कोशिश करें, जैसा कि टिकट कलेक्टर ने नहीं की, जो भी वहां पे विंडो पे था, इंक्वायरी के पूछताछ पे जो बैठा था, उसने कहा 8:50, दैट मीन्स ही इज सेइंग द ट्रेन इज 5 मिनट्स लेट, और जस्ट ही इज सेइंग इट इज नॉट अबाउट 5 मिनट, जस्ट ट्रेन इज ए बिट लेट, ए लिटिल बिट लेट। मतलब वो ये भी नहीं कह रहा कि लेट है, उसने अपना बता दिया, क्योंकि वो मीनिंग समझ गया जो सामने से आया है,
और इधर से ताऊ ने भी उस मीनिंग को समझ लिया और कहा मेरे सारे रोज टाइम बदल दे, मेरे सारे रोज टाइम बदल दे हैं, मतलब रोजाना टाइम बदल देते हैं। तो उसका जो कहने का मतलब है, दोनों के बीच 3 जो डायलॉग हुए, इसमें जो अगर सर्टिफाइड मीनिंग देखने जाओगे तो कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, बट यूज देखोगे तो किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों एक दूसरे का अर्थ समझ गए, दोनों का काम हो गया। दैट्स व्हाट विटगेन्स्टाइन वांट्स टू से। आपके शब्दों में जो मीनिंग आता है वो आपके यूज से आता है और आप उस यूज को समझ लेते हो, क्योंकि उसमें एक फैमिली रिजेम्बलेंस होता है। कंसेप्ट और लेके आते हैं वो फैमिली रिजेम्बलेंस का, उसमें एक पारिवारिक समानताएं होती हैं जो उसे मीनिंग दे देती, जो उसे समझने में आसान बना देती है। यही कंटेक्स्ट किसी दूसरी जगह फिट नहीं बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैच शुरू होने वाला है, ठीक है, और मैच का टाइम 8:45 है, तो वहां पर यह कहना कि मैच कितने बजे शुरू होगा, 8:45 बजे शुरू होगा, तो वहां पे 8:45 ही मीनिंग है, वहां पे 8:44 या 8:46 मीनिंग नहीं है, क्योंकि कंटेक्स्ट चेंज हो गया है। दैट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज, दैट्स वेयर द लेटर विटगेन्स्टाइन टॉक्स अबाउट। हालांकि लेटर विटगेन्स्टाइन की ये जो किताब थी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, ये बाद में पब्लिश होती है, ये पब्लिश होती है उनकी मृत्यु के बाद, शायद 1953 के आसपास। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस किताब को पढ़ते समय कि इसमें जो पूरी तरह से एक्सप्लोर जो कर सकते थे वो अभी उन्होंने किया नहीं था, किताब में कुछ अधूरापन रह गया था। तो उसी पे आज हमारी बात होगी। 43 नंबर प्रोपोजिशन है, फॉर ए लार्ज क्लास ऑफ केसेस दो नॉट फॉर ऑल इन विच वी एम्प्लॉय द वर्ड मीनिंग इट कैन बी डिफाइंड दस द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन इट्स यूज इन द लैंग्वेज। एक शब्द का अर्थ भाषा में उसके उपयोग से, उसके प्रयोग से मतलब डेवलप होता है, ना कि वो उसमें पहले से इनबिल्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बैंक, अभी मैंने बैंक शब्द है, जैसे वो कह रहा है कि अगर बैंक शब्द को हम यूज करें, सो हमें कोई कहे कि आई नीड टू गो टू बैंक टुडे, सो बैंक जाने, आई नीड टू गो टू बैंक टुडे, तो बैंक के 2 मीनिंग है। बैंक का मतलब एक वो भी है जो यहाँ पे आप जो फाइनेंशियल लेन देन होता है, और बैंक बोलते हैं कि नदी के किनारे को भी बोलते हैं, झील के किनारे को भी बैंक बोलते हैं, तो दोनों शब्द यूज हो सकते हैं। सिमिलरली हमारी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको जिसमें एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जिसे हम डिनोटेशन और कोनोटेशन में देखते हैं। तो विटगेन्स्टाइन डिनोटेशन को बिल्कुल नकार देते हैं कि डिनोटेटिव मीनिंग भी अगर आएगा किसी लैंग्वेज में, किसी प्रोपोजिशन में, तो उसके कंटेक्स्ट के अनुसार आएगा वो मीनिंग कंटेक्स्ट के अनुसार डिनोटेटिव होगा। अदरवाइज मीनिंग जो होते हैं वो सारे कॉनोटेटिव होते हैं और वो कंटेक्स्ट में ही अर्थ लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे बैंक पे लागू होती है, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। आई नीड टू गो टू द बैंक, यू नो फॉर कंटेक्स्ट वेदर आई मीन द विथड्रॉ कैश और सिट बाय द वाटर, पानी के किनारे जाके बैठना है, या कंटेक्स्ट से हम समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। थिंक ऑफ ए लैंग्वेज एज ए कलेक्शन ऑफ गेम्स ईच विद इट्स ऑन रूल्स। ऑर्डरिंग कॉफी इज वन गेम, प्रेइंग इज अनदर, जोकिंग इज यट। अब वो यहाँ पे इसको समझ लेना, ये कह रहा है कि लैंग्वेज गेम। अब लैंग्वेज गेम कैसे है, हालांकि इसमें ये तो इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पे। लाइक हाँ, जिंदगी में जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट हो सकते हैं, बट उनमें मीनिंग लैंग्वेज ही लाती है। तो लैंग्वेज हर तरह से गेम की तरह से यूज होती है, ठीक है। और लैंग्वेज गेम एक क्रिटिकल सेंस में विटगेन्स्टाइन फिलोसफी के लिए भी यूज करते हैं कि फिलोसफी वाले जो होते हैं लैंग्वेज को गेम कर देते हैं, उन शब्दों का यूज करते हैं जिनका मीनिंग किसी भी कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है। दैट्स वेयर फिलोसफर्स डू द गेम। नो सिंगल रूल कवर्स ऑल लैंग्वेज, लाइक हाउ चेस रूल्स डोंट अप्लाई टू सॉकर। फॉर एग्जाम्पल इन डॉक्टर्स ऑफिस, हाउ आर यू, अभी मैंने डिस्कस किया है। तो प्रेइंग इज अ गेम, जोकिंग इज अ गेम, टाल लेटे प्लीज, कॉफी है, ठीक है, कॉफी तो कॉफी है, लेकिन कॉफी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आप कोई जाके टाल लेटे मांगे तो वो सीधी सी बात है, क्रीम और दूध वाली कॉफी मांग रहा है, वहां पे उसका मीनिंग किया गया कॉफी में। कॉफी के विद इन कॉफी ही बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। सिमिलरली जोकिंग है, प्रेइंग है, जितने भी हैं ये सब,
जिस भी कंटेक्स्ट में हम हैं उसी कंटेक्स्ट में मीनिंग ले लेता है ये। कंफ्यूजन अराइजेज व्हेन वी मिक्स गेम्स लाइक ट्रीटिंग ए पोएम एज ए साइंटिफिक फैक्ट। फुटबॉल गेम, क्रिकेट गेम, चेस का गेम, सब गेम हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर किसी एक गेम के रूल को किसी दूसरे गेम में हमने जबरदस्ती डालने की कोशिश की तो। फुटबॉल के गेम के जो रूल हैं उन रूल से क्रिकेट का गेम नहीं खेला जा सकता। ये दोनों अलग अलग हैं। काम लैंग्वेज ही है, उनमें कॉमन लैंग्वेज ही है और वही शब्द बोले जाते हैं। ध्यान रखना, वही शब्द बोले जाते हैं। एक फुटबॉल गेम में कहे कि रन, तो दैट मीन्स भागो, दौड़ो, फुटबॉल के पीछे भागो, फुटबॉल को लेकर भागो, गोल तक पहुंचाओ। और वहीं पे क्रिकेट में रन के दो डिफरेंट मीनिंग। रन भागने के लिए भी आ गया, लेकिन वहां पे रन का सीधा शब्द है जो वो एक जो उस पूरी 22 गज की पट्टी के बीच वो जो दौड़ते हैं उसको एक जो रेस है उसको वो रन बोल रहे हैं, वहां पे एक अलग मीनिंग आ गया। तो दोनों के रूल आपस में एक्सचेंज करते हैं तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया गेम्स को। वी कैन थिंक ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ using words as one of those games by means of which children learn their native language. I will call these games language games and will sometimes speak of a primitive language as a language game. बच्चे जब सीखते हैं बोलना तो वो अपनी प्रिमिटिव लैंग्वेज में सीखते हैं, अपने जो वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज होती है, वहाँ पे जो बोली जाती है, जो परंपरा से चली आ रही है, उस लैंग्वेज को वो बोलना सीखते हैं। और उसको आज हम अगर हिंदी भाषी हैं तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना बहुत दूभर हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से पैदा हुए हैं तो हम हिंदी बोल के पैदा हुए हैं। इंग्लिश भाषी के लिए वही इंग्लिश हो जाती है, उसके लिए हिंदी दूभर हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में नेटिव लैंग्वेज, अपने प्रिमिटिव लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं और उसी लैंग्वेज में वो बच्चा बड़ा होते होते मीनिंग ढालना सीख लेता है। उसके लिए पानी है और उसे इंग्लिश नहीं आती तो वाटर का कोई अर्थ नहीं है। अदरवाइज आप तो कहोगे कि वाटर और पानी में तो सेम मीनिंग है, उसमें क्या दिक्कत है, मीनिंग फिक्स है। बट उसने कभी वाटर सुना ही नहीं तो वो क्या जाने, उसके लिए पानी का मीनिंग पानी ही है। ठीक है, तो जितने भी हम यूज करते हैं इन सब को, जितने भी ये सारे कंटेक्स्ट में लैंग्वेज यूज होती हैं उन सब को विटगेनस्टाइन लैंग्वेज गेम बोलता है। आई विल कॉल दिस गेम्स लैंग्वेज गेम and will sometimes speak of a primitive language as a language game. I shall also call the whole consisting of language and the actions into which it is woven the language game. We are doing philosophy when we use words in a different way from what is usual. लैंग्वेज गेम तक ठीक था, लेकिन हम फिलोसॉफी कब स्टार्ट कर देते हैं, जब हम उन्हीं शब्दों को डिफरेंट वे में यूज करना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज और एक्शन जो है आपस में गुथे हुए हैं। लैंग्वेज एक्शन से मीनिंग लेती है, इसलिए जब लैंग्वेज में कोई शब्द बोले जाते हैं तो उसमें कुछ एक्शन होता है, करने के लिए सुझाव दिया जाता है। लेकिन हम फिलोसफी करने लग जाते हैं जब हम उन्हीं शब्दों को डिफरेंट तरह से यूज करने लग जाते हैं जो कि कहीं से भी एक्शन नहीं है। नाउ दिस इज लैंग्वेज गेम। We are inclined to think that our words do not have any use if they do not name anything that corresponds to some real thing, but this tempts us into thinking that names signify givens and determines existence. हम पहले यही सोच रहे थे कि शब्दों में मीनिंग तब है जब वो किसी न किसी रियल थिंग से कॉरेस्पॉन्ड हो जाए वो शब्द, तब ही मीनिंग आ रहा है उनमें, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे विटगेनस्टाइन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा सोच के हम ये मानने लग जाते हैं कि प्रत्येक शब्द के पीछे कुछ एग्जिस्टेंस है, वो सिग्निफाइड है, वो शब्द का अर्थ सिग्निफाइड है, उसके पीछे किसी चीज़ का अस्तित्व है। अस्तित्व का शब्दों से अर्थ और भाषा से कोई लेना देना नहीं है। भाषा का सारा संबंध केवल यूज से है, उसे किस कंटेक्स्ट में हम यूज करें। कंसिडर फॉर द एग्जाम्पल द प्रोसीडिंग दैट वी कॉल गेम्स। आई मीन बोर्ड गेम्स, I mean card games, ball games, Olympic games and so on. What is common to them all? Don't say there must be something common or they would not be called games, but look and see whether there is anything common to all. There is a question
टू ऑल ऑफ यू, जब हम गेम्स के नाम लेते हैं, लाइक हम कहते हैं कि बोर्ड गेम, कार्ड गेम, या बॉल गेम, ओलंपिक गेम, या सोन, कितने भी तरह के गेम, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, वटेवर, जितने भी गेम हैं, तो जब हम ये गेम कह रहे हैं तो इनमें ऐसा क्या कॉमन है जो इन्हें गेम कहलाता, जो इन्हें गेम बनाता है? एंड विटगेन्स्टाइन कह रहे डोंट से, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, इसीलिए तो ये गेम है। ये जवाब नहीं सुनना, जवाब बताओ इनमें ऐसा कॉमन क्या है जो इन्हें गेम बनाता है? पहली चीज इनमें कॉमन है लैंग्वेज, लैंग्वेज, और वही के वही शब्द, वही के वही वर्ड्स, टर्म्स, वही सेंटेंसेस, प्रोपोजिशंस जो इक्वली सब गेम में बोली जाती हैं। जैसे मैंने रन का एग्जांपल दिया, वहीं पे फुटबॉल प्लेयर बॉल शब्द यूज कर सकता है, क्रिकेट में भी बॉल शब्द यूज हो सकता है, हॉकी में भी बॉल शब्द यूज हो सकता है। शब्द वही है, सेंटेंस वही है, प्रोपोजिशंस वही है, दैट इज द कॉमन। भाई उन सब की भाषा एक ही है, उन सब के शब्द एक ही हैं, तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो उन्हें गेम बना रहा है और एक दूसरे से डिफरेंट कर रहा है? गेम तो वो सारे ही हैं, उन्हें क्या चीज डिफरेंट कर रही है? उन्हें डिफरेंट कर रहा है वो रूल्स, वो रूल्स जो उस पर्टिकुलर गेम के लिए निर्धारित किए गए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग वो शब्द यूज होंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो शब्द मीनिंग लेंगे। प्रत्येक गेम्स के कुछ रूल होते हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग, वो रूल बुक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स जो है मीनिंग लेते हैं। और ये इस बात का प्रूफ है कि शब्दों में मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग यूज में होता है। जिस तरह से जिस शब्द को हम जिस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी जिस गेम में, उसी शब्द को अलग अलग गेम में यूज करेंगे, उस शब्द का सबका अलग अलग। तो दो चीजें जो है वो कॉमन है इनमें, पहला है लैंग्वेज और वर्ड्स, एंड सेकंड थिंग द रूल्स। प्रत्येक गेम के रूल्स हैं जो एक जैसे नहीं, जो हर शब्द का कंटेक्स्ट वाइज मीनिंग बना देते हैं। He describes a simple game. Imagine builders use, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, builders using word like block, pillar, slab and beam to communicate during construction. डेफिनेटली आप सबने कंस्ट्रक्शन देखा होगा, एक मेशन लगा हुआ होता है, उसके नीचे कुछ वेजर्स होते हैं जो उसको सामान पकड़ाते हैं। वो बार बार यूज कर रहा है, शब्दों को बार बार यूज कर रहा है। गिव मी ब्रिक, वो बोलता है ब्रिक, तो उसको ईंट पकड़ा दी जाती है, ठीक, उससे वो सीमेंट वगैरह, चूना वगैरह जो भी माना, वो सिर्फ शब्द बोलता है और हाथों हाथ उसको वो चीज प्रोवाइड कर दी जाती है। वहां पर वो जो शब्द मीनिंग ले रहे हैं, वो मीनिंग किस तरह से ले रहे हैं, उसके साथ जो वाले हैं वहां पे वो गेम चल रहा है, वो उस शब्द का अर्थ तुरंत समझ लेते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में देख सकते हो, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, कोई टीचर है, कुछ भी वो कर रहे हैं, वहां पे शब्द वही यूज होते हैं। मेरा कुल समझाना विटगेन्स्टाइन का यही है कि शब्दों में मीनिंग होता तो हर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार शब्द बदलने पड़ते कि नहीं। भाई रन का मीनिंग अगर रन है, रन का मीनिंग अगर दौड़ना है, तो क्रिकेट में जो जिस क्रिया के लिए रन शब्द यूज हो रहा है उसके लिए कोई और शब्द होता, रन शब्द यूज नहीं होता अगर शब्दों में मीनिंग होता तो। इसका मतलब मीनिंग शब्दों में नहीं है, मीनिंग तो उन शब्दों के यूज में है, क्योंकि शब्द तो वही हैं। दैट इज ऑल विटगेन्स्टाइन वांट्स टू से। The word language game is used here to emphasize the fact that the speaking of language is part of an activity or of a form of life. ये form of life शब्द है जिसे हम context कह रहे हैं, वो सब के सब form of life। और form of life just it doesn't mean कि context जो हर पल change होता है। It means to say like game, like कोई profession, जिस जगह पे जिस वक्त में हम जिस काम में हैं वही आपका form of life है। गेम एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, परिवार एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, टीवी देखना एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, होमवर्क करना एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, आपका क्लास अटेंड करना एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, टीचिंग एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, बीइंग अ स्टूडेंट एक फॉर्म ऑफ लाइफ है।
ये सब फॉर्म ऑफ लाइफ है, और फॉर्म ऑफ लाइफ के अनुसार वही शब्द अपने अपने मीनिंग लेने लग जाते हैं। मैं वही वर्ड्स यूज कर रहा हूं इस समय जो जनरली आप अपने घर में परिवार में यूज करते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग इस समय कुछ डिफरेंट है, वो नहीं है जो जनरली आप यूज करते हैं। इन्हीं शब्दों को अपनी एक थॉट एक्सपेरिमेंट में अपने घरेलू उसमें लेके चले जाओ। बड़ी सिंपल सी बात है, लाइक हम अक्सर फिलोसॉफी में ईश्वर आत्मा आदि शब्द यूज करते हैं, उनको जब आप फिलोसफी कर रहे होते हैं उन शब्द का मीनिंग कंटेक्स्ट में, उस कंटेक्स्ट के अनुसार कुछ और होता है जिसमें हम कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन उसी को आप जनरली आपने घर में की जाने वाली एक्टिविटीज में लेके चले जाओ। वहां पे आपके दिमाग में भी नहीं आता है कि फिलोसफी के समय हम ये मीनिंग ले रहे होते हैं, वहां पे सीधा साधा आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जनरल टॉक चल रही होती है, भजन बज रहे होते हैं। लेकिन जब आप वही शब्द फिलोसफी में लेके आते हो तो अलग कंटेक्स्ट में लेके चले जाते हैं। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है, वो ब्लेड मांग रहा है, तो ब्लेड सीधा सा अर्थ है, ब्लेड का क्या क्या अर्थ है वहां पे? डेफिनेटली उसका कंपाउंडर, उसका जो सपोर्टर है वो उसे ब्लेड दे देगा, उसका जो साथी है, जो पिन है जिससे वो कट करता है ऑपरेशन के दौरान। लेकिन वही शब्द जब वो घर जाके कहेगा सुबह सुबह ब्लेड, तो वहां पे उसे वो ब्लेड ला के नहीं दी जाएगी, डेफिनेटली उसे शेविंग ब्लेड ला के दी जाएगी। शब्द वही है, और हमें ध्यान भी नहीं रहता है क्योंकि हम जानते हैं कहां पे किस शब्द का क्या यूज है। और जब हम समझ जाते हैं कि किस शब्द का क्या यूज कहां पे किस कंटेक्स्ट में कैसे होता है, और तब हम शब्दों के साथ खेलना शुरू करते हैं, दैट्स वेयर वी स्टार्ट लैंग्वेज गेम। और फिलोसोफर डू दिस। हमें सब पता लग चुका है कि किस शब्द का किस कंटेक्स्ट में क्या अर्थ है, अब हम उन शब्दों के साथ खेल करते हैं, और इसीलिए फिलोसोफर्स बदनाम हैं। दैट इज द रीजन। इस शब्द को सुनते ही जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एक शब्द उनके मुंह से निकलता है, अरे यार ये तो पागल होते हैं। इंडिया में ज्यादातर को तो फिलोसोफी और साइकोलॉजी के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। दो साइकोलॉजी फिलोसॉफी से अलग हुई है। गिलबर्ट राइल के बहुत अच्छे प्रयास रहे इसी में, 1970 में वो डिफरेंस हो गए थे, अलग सब्जेक्ट बन गया था। बट आज भी बहुत से लोगों को फिलोसॉफी साइकोलॉजी के बीच में फर्क नहीं पता। हम बदनाम किस लिए हैं दुनिया में? क्योंकि हम लैंग्वेज गेम करते हैं भाई, हम दिन रात लैंग्वेज गेम करते हैं। हम उन्हीं शब्दों को, जिन शब्दों का वो जनरल मीनिंग है ही नहीं, जनरल कॉन्टेक्स्ट में लोगों के बीच में वो मीनिंग प्रचलित ही नहीं है, हम उन मीनिंग को उनके सामने रखने में लग जाते हैं जिनको उन्हें आभास तक नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि ये तो कुछ और बात कर रहा है। इसलिए कंटेक्स्ट देख के वर्ड्स यूज करने चाहिए। अब आपको वो गेम करना है, आपने लोगों को मूर्ख बनाना है शब्दों का क्या बोलते हैं, शब्दों के साथ प्ले करके, एस्ट्रोकैटिक यूज करके, या फिर आपने बिल्कुल एकदम नॉर्मली शब्दों को कंटेक्स्ट के अनुसार यूज करके उन लोगों के भ्रम दूर करने हैं। और यहीं पे विटगेन्स्टाइन कहते हैं फिलोसोफर का काम क्या है? फिलोसोफर का काम है टू शो द फ्लाई वेयर इज द वे टू गेट आउट ऑफ द बोतल। बोतल से बाहर निकलने का रास्ता मक्खी को दिखाना है फिलोसोफर का काम। उन्हें उन उलझनों से बचाना है। और ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हो आफ्टर विटगेन्स्टाइन, अगर आपने पढ़ा है जितना भी मैंने आपको इस समय फिलोसॉफी की विटगेन्स्टाइन के 3-4 क्लास में मेहनत की है कि हम वास्तव में करते क्या हैं। हम सामान्य सामान्य दिनचर्या में हम इन शब्दों को घुमा घुमा कर लोगों को एक तरह से उनके साथ गेम करने की कोशिश करते हैं, और हमें इससे बचना चाहिए।
जब हमें फिलोसॉफिकल टर्म्स को फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में यूज करना है तो वहीं पे करें जहां पे फिलोसोफर अवेलेबल है, जहां पे कॉमन पीपल हैं जिनके लिए उन शब्दों का वो मीनिंग ही नहीं है जो आप बात कर रहे हो, जब वो मीनिंग ही नहीं जानता यार, तो आप वहां पे वो शब्द कह के सिर्फ आप गेम कर रहे हो लैंग्वेज, उसकी साइकोलॉजी पे अपना डोमिनेशन कर रहे हो और नथिंग एल्स। तो गेम दो तरह से यूज हो रहा है। पहला क्लैरिफिकेशन, ये बताओ कि किस शब्द का किस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है, इसलिए उसी तरह से उसको यूज करो। सेकंड, जब हम इन बड़े बड़े शब्दों का जिनका वास्तव में कोई एक्शन के साथ संबंध ही नहीं है यूज करते हैं अपने उसके लिए, अपने पर्सनल हितों के लिए, वी नीड टू एस्केप फ्रॉम इट। हमें फॉर्म ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा, किस समय किस कंटेक्स्ट में क्या शब्द यूज हो रहा है। थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देते हैं। वो एक्सप्लेनेशन जो ये होते हैं अपने टर्म्स, जो मार्क्स होते हैं, एक सिंपल सा मार्क है, अब उसके मीनिंग देखो, विद देयर कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शंस। वाटर, अब आप मुझे इस वाटर का अर्थ समझ के बताओ, इसके पीछे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। भाई वाटर तो वाटर है, लेकिन इस मार्क ने क्या मीनिंग दिया इस वाटर को? 4-5 सेंस में बोलो। वाटर, 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 हर जगह कंटेक्स्ट चेंज, और इतना बोलते ही सामने वाला समझ गया। सिर्फ बोलने के भाव ने मीनिंग बदल दिया। वो फिल्म है ना एक, कौन सी है वो, पीके, उसमें वो ये इस पे काफी मीम बने हुए हैं, जैसे वो जेल के अंदर बैठा था कि भाई एक ही शब्द के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। क्या है वो, 2-3 बार देखा है मैंने सोशल मीडिया पे। वो एग्जाम्पल उठाता है, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ही शब्द है, सिर्फ भाव बदले मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह से इसमें बहुत से शब्द लिख रखे हैं। वाटर, अवे, अवे को डिफरेंट डिफरेंट अपने भाव में बोल के देखो, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओ, हेल्प, हेल्प शब्द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, सिर्फ भाव बदलना है बोलने का। फाइन, एंगर में भी बोला जा सकता है, किसी को जवाब देने में बोला जा सकता है, किसी को मतलब ओके फाइन, फाइन, मतलब आप सिर्फ भाव बदलो बस। नो शब्द है, नो मीन्स नो, नो को अलग अलग कंटेक्स्ट में बोल के देखो, नो के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। एक भाव, बाप का जो भाव है वही मीनिंग चेंज कर देता है भाई। तो शब्द में कोई मीनिंग नहीं है। आर यू इंक्लाइंड स्टिल टू कॉल दीज वर्ड्स नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स? क्या आप अभी भी सोचते हो इन शब्दों का अर्थ यह है कि ये किसी किसी वस्तु के नाम है? लेकिन इनमें मीनिंग है भाई। अब वाटर में चलो मीनिंग मान लिया, वस्तु का नाम है। फाइन शब्द कहने में कौन सा मीनिंग है? कौन सी वस्तु है? फाइन जैसी तो कोई वस्तु है नहीं। लेकिन फाइन डेफिनेटली भाई कोई एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ आपको कुछ क्रिया करने के लिए कह रहा है। फाइन अपने आप में एक मीनिंग एक्सप्लोर कर रहा है। कहां से लाओगे आप इनके पीछे के ऑब्जेक्ट्स? दिस कंसेप्ट शोज लैंग्वेज इजंट ए परफेक्ट सिस्टम बट ए मेसी ह्यूमन टूल शेप्ड बाय आवर लाइव्स। इट क्रिटिक्स philosophy's tendency to over generalize like assuming all words refer to objects। जो फिलोसॉफी की जो टेंडेंसी है ये उसके ऊपर एक आघात है कि हम हर शब्द को ओवर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम हर शब्द के पीछे कोई ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। जो ध्यान रखना, हमने ट्रैक्टर टेस्ट में यही कोशिश की। वेयर इज द फैक्ट? इफ देयर इज नो फैक्ट, नॉनसेंस। अपनी ही बात को काट रहा है भाई लेटर वाला। हम ये कोशिश कर रहे हैं गलत कोशिश, जैसे हर चीज के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, बट इन शब्दों के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बट ये हमारे जीवन में दिन रात उपयोग होने वाले शब्द हैं।
और इनमें मीनिंग भी है। तो मीनिंग कहां से आ रहा है? मीनिंग सिर्फ इनके यूज से आ रहा है। और यही कारण है कि शब्द को, अकेला शब्द मीनिंगफुल नहीं रह जाता, फिर कोई भी ध्वनि मीनिंगफुल हो जाती है। फिर शब्द की अपनी एक भाषा बन जाती है, पक्षियों की, जानवरों की, सबकी अपनी भाषा बन गई। वो भी बोल के अपना मीनिंग समझ लेते हैं। तो वो तो सिर्फ ध्वनियां है ना, वो तो साउंड है मात्रा हमारे लिए तो, लेकिन उनके लिए वो शब्द हैं और उनमें मीनिंग है। और हमारे शब्द उनके लिए साउंड मात्र हैं, अगर वो हमसे नेटिव नहीं है तो। बड़ी चीज निकल के आती है जिसको प्रैग्मेटिक अप्रोच सीधी सीधी निकलती है, और विटगेन्स्टाइन टर्म यूज करते हैं प्रैग्मेटिक अपने इसमें, लेटर विटगेन्स्टाइन में। शब्दों में मीनिंग तो यूज से आया है, इसका मतलब शब्दों को मीनिंग तो हम ही दे रहे हैं। एक एग्जांपल देता है फैमिली रिजेम्बलेंस का, पारिवारिक समानता। विटगेन्स्टाइन ने एक शब्द के विभिन्न उपयोगों के बीच संबंधों को समझाने के लिए पारिवारिक समानता यानी फैमिली रिजेम्बलेंस की अवधारणा, कंसेप्ट उसने दिया। एक निश्चित भाषा के जगह पर भाषा के खेल के भीतर शब्द अतिव्यापी समानताओं के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे परिवार के सदस्य कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं। एक फैमिली में 5, 6, 10, 20 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वाला देखो, आई कैन थिंक ऑफ नो बेटर एक्सप्रेशन टू कैरेक्टराइज दीज सिमिलरिटीज देन फैमिली रिजेम्बलेंस। For the various resemblances between members of a family build features, color of eyes, gait, temperament, etc. overlap and crisscross in the same way. परिवार के जो सदस्य होते हैं, एक ही परिवार के सदस्यों के बारे में सोचो, उनके बीच में समानताएं होती हैं। एक ही माँ बाप से जो संतान पैदा होती हैं, उन संतान और माँ बाप के माँ बाप यानी दादा की पीढ़ी से शुरू करो, पिता और फिर बच्चे, उनमें सब में एक समानताएं मिलेंगी। आंखों का रंग हो गया, आंखों का साइज हो गया, या कद हो गया, या इसमें वो कलर ऑफ आई है, उनके फीचर्स हैं, वो किस तरह का चाल ढांचा है, उनका चाल ढाल है, वो टेम्परामेंट किस तरह का है, वो सब फैमिली रिजेम्बलेंस है। सिमिलरली जिस कंटेक्स्ट में लैंग्वेज उतरती है, शब्द उतरते हैं, उस कंटेक्स्ट में चाहे वो 1000 शब्द यूज हो रहे हैं, चाहे 100-200 शब्द यूज हो रहे हैं, वो शब्द अपना मीनिंग एकदम रिजेम्बलेंस हो जाते हैं। एक बैंक में बैठे हुए कर्मचारी उन्हीं शब्दों को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो सारे शब्द एक रिजेम्बलेंस में आ गए, फैमिली रिजेम्बलेंस में आ गए। अब वो शब्द उनके लिए वो एकदम बिल्कुल परिचित हो गए, वो उसका अर्थ तुरंत उसी वे में समझते हैं जिस वे में उन्हें वो समझने चाहिए। बॉर्डर पर बैठे 100-200 सोल्जर्स जो होते हैं, शायद वही शब्द यूज कर रहे हैं, या उनमें से 50% शब्द यूज कर रहे हैं, वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उन शब्दों का अकॉर्डिंग टू दैट एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म ऑफ लाइफ मीनिंग आ जाता है। एक फैमिली रिजेम्बलेंस आ गई उन सब शब्दों में, और वहां पर वो जब शब्द यूज हो रहे हैं तो उनका मीनिंग तुरंत समझ लिया जाता है। कुछ तो कॉमन है उस कॉन्टेक्स्ट के रूल्स, वही फॉर्म ऑफ लाइफ। बट देयर इज नो एसेंस ऑफ गेम्स, दिस अप्लाइज टू वर्ड like good or knowledge, no universal definition, just resemblance across uses, but there is no essence of games. जो गेम इसेंस, हम जब इसेंस ढूंढने जाते हैं तो जितने भी ये लेटर फिलोसोफर है एनालिटिकल के बाद के, इनका पूरा अटैक ही इसेंस पर है। सार नहीं हो सकता किसी का कुछ भी, कि उनमें फाउंडेशन में कुछ पहले से है, सार है, कुछ इसेंस है। इसेंस नहीं है, इसेंस नहीं आती है, उनका मीनिंग आता है और वो यूज से आता है। और ये अप्लाई किया जा सकता है गुड और नॉलेज जैसे शब्दों पे। आप नॉलेज किसे कह रहे हो, गुड किसे कह रहे हो। अब आप गुड में इसेंस ढूंढोगे तो मूर वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर आप कहोगे आई कैन नॉट डिफाइन इट, गुड इज जस्ट गुड, गुड इज गुड। फिर आप वो एनालिटिकल प्रोपोजिशंस के हिसाब से दौड़ने लग जाओगे। बट गुड का मीनिंग रूप लेता है अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। टेस्ट द टी, या टी टेस्ट की, इट्स गुड। पेशेंट के पास, हाउ आर यू, आई एम गुड। मैच देख रहे हो, सामने से गोल हो गया, गुड, वही गुड है। हम फिलोसोफर्स ने उस गुड को
अल्टीमेट रियलिटी मानते हुए उसका एक मीनिंग डिफाइन करके रख दिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीजों को हम जज करने लगे। दैट्स नॉट फेयर। हमारी जनरल वर्ल्ड में वो गुड कैसे कैसे यूज हो रहा है जाके देखो तो सही। और जब आप उस मीनिंग को देखते हो कि उसका यूज कैसे कैसे हो रहा है, तो आपका वो जो गुड का इसेंस ढूंढना था ना, हम नॉलेज के सेंस की बात करते हैं कि भाई मुझे सर्टेन नॉलेज चाहिए, मैं वो ढूंढना चाह रहा हूं जो अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट नॉलेज। तो उन दोनों शब्दों को ही विटगेन्स्टाइन डील कर रहे हैं यहां पे। गुड का गुड का जो अर्थ है वो हर कंटेक्स्ट में चेंज हो रहा है भाई। भौतिक वस्तु के लिए गुड यूज हो रहा है, किसी एक्शन के लिए गुड यूज हो रहा है, इसी तरह से किसी एथिकल एक्टिविटी के लिए गुड यूज हो सकता है। पर गुड को हम जब इसेंस ढूंढने जाएंगे तो हमने गड़बड़ कर दी। दैट इज ऑल। नॉलेज का भी सेम है। नॉलेज भी अकॉर्डिंग टू यूज रूप लेती है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है, उसके नॉलेज का मीनिंग क्या है? उसके लिए नॉलेज का मीनिंग सीधा सीधा मेमोरी भरना है। एक बुजुर्ग किसी युवा से कहता है, जब उसके साथ बहस कर रहा है, तो तुझे बुजुर्ग कहता है तुझे नॉलेज नहीं है, तो उसका नॉलेज का अर्थ वहां पे कहना है कि तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तुझे सिर्फ शब्द पता है। वहां पे नॉलेज का अर्थ ये हो गया। एक फिलोसोफर के लिए नॉलेज का अर्थ अलग हो गया, सबके लिए हर कंटेक्स्ट में चेंज हो गया। नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, जस्ट रिजेम्बलेंस अक्रॉस यूजेस। सिर्फ उनकी रिजेम्बलेंस है जब वो जहां पे जिस कंटेक्स्ट में यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट इंक्लूड्स पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, सब कुछ आर्ट में है। दे रिजेंबल ईच अदर इन क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन, बट नो सिंगल फीचर यूनिट्स देम ऑल। दिस frees us from philosophical dead ends like endlessly defining justice. आर्ट शब्द है, जब हम आर्ट कहते हैं तो आर्ट कहते ही समझ गए, सब समझ जाते हैं जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है कि आर्ट का अर्थ क्या है। आर्ट का अर्थ पेंटिंग भी आ जाती है, उसमें म्यूजिक भी आ जाता है, उसमें डांस भी आ जाता है, उसमें और भी बहुत चीजें आ सकती हैं। आई एम गोइंग टू एन आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी में मैं जा रहा हूं, तो वहां पे सबको पता आर्ट गैलरी में क्या मिलेगा। बट एकेडमिक सेंस में जब हम कहते हैं आर्ट्स, तो वहाँ आपको पता है कि वहाँ पे आर्ट्स का अर्थ क्या है। वहाँ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह भी आ जाती हैं। आजकल तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस अलग अलग हो गए हैं, पहले आर्ट्स में गिने जाते थे। +1 +2 क्लास में वो आर्ट्स में गिने जाते हैं आज भी। सिमिलरली हमने जिंदगी खपा दी जस्टिस का मीनिंग ढूंढने। कहां हमने प्लेटो से या सोक्रेटिस से स्टार्ट किया था, क्या मीनिंग निकला आज तक? कोई इसेंस निकली जस्टिस की? प्लेटो लिख के चला गया अपना वो क्या था, यूटोपिया बोला गया जिसे बाद में क्या था, आइडियल स्टेट। जस्टिस 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 करते करते, लेकिन क्या कोई इसेंस निकली जस्टिस की? जस्टिस कोर्ट के लिए अलग मतलब रखता है, सोशल सेंस में जस्टिस का मीनिंग अलग है, एकेडमिक में जस्टिस का मीनिंग अलग है। जिस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है जस्टिस, उस कंटेक्स्ट में मीनिंग आ गया जस्टिस के लिए। पूरी किताब में विटगेन्स्टाइन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं शब्दों का अर्थ रूप कैसे लेता है। अब ये कह रहा है रूल फॉलोइंग एंड मीनिंग। उनका तर्क है कि अर्थ विशिष्ट भाषा खेलों के भीतर नियमों को पालन करने के अभ्यास से जुड़ा हुआ है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द गेम्स, द रूल्स। द रूल्स है वो जो कॉमन है उन सब में, और वो सबके अलग अलग है, और वो तभी तक है जब तक वो गेम चल रहा है। This was our paradox. No course of action could be determined by a rule because any course of action can be made out of to according with the rule. हमारा कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया रूल के द्वारा डिटरमाइंड नहीं की जा सकती, निश्चित नहीं की जा सकती कि एक रूल सब जगह अप्लाई नहीं हो सकता। बिकॉज एनी कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी मेड आउट टू अकॉर्ड विद द रूल। क्योंकि कोई भी एक्शन जो होता है, जो भी रूल है जिसके अकॉर्डिंग है बनाया गया है, उससे बाहर निकल के ही समझा जा सकता है।
क्रिया उससे बाहर निकल के ही समझी जा सके। कहने का मतलब जब तक आप जिस अकॉर्डिंगली जिस जिस गेम में हो, गेम का अर्थ यहाँ पे आप गेम की तरह लेना है तो ले लेना, अदरवाइज जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी कुछ आप कर रहे हो, दैट ऑल आर गेम्स एज ई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। जिस कंटेक्स्ट में आप जिस समय जिन शब्दों को यूज कर रहे हो उसमें कुछ रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने निश्चित कर दिया किसी वर्ड का मीनिंग तो गड़बड़ हो जाएगी। एक डॉक्टर के लिए ब्लेड का जो मीनिंग ऑपरेशन थिएटर में है वो उसके घर की किचन में नहीं है। एक घर की किचन में नाइफ का जो मीनिंग सब्जी काटने वाले नाइफ से है, किसी मर्डरर के लिए उस नाइफ का मीनिंग वो नहीं है। अगर रूल अप्लाई कर दिया तो मर्डरर जो है वो सब्जी काटेगा उससे, और लेडी अगर वो मर्डर वाला रूल अपना लेगी नाइफ के लिए तो वो सब्जी नहीं काटेगी किचन में, फिर वो मर्डर करेगी। नहीं नहीं कर सकते ना, रूल डिटरमाइन नहीं कर सकता, बट कंटेक्स्ट में रूल सही चलते हैं। तो कंटेक्स्ट के अनुसार जो रूल बने उनके अनुसार हमें यूज करना होता है प्रत्येक शब्द को। अब खुद का जो ये एक ट्रैक्टेटस के बाद, और ट्रैक्टेटस में ये उनका मत था, और ट्रैक्टेटस के बाद जब विटगेनस्टाइन की मुलाकातें होती हैं किनसे, अपने जो वो थे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स थे, 1926 के आसपास उसकी स्लिक से भी मुलाकात होती है। तो जब उनसे बातें होती हैं तो वो प्राइवेट लैंग्वेज को लेकर उनकी चर्चा होती है कि फिलोसफी के लिए एक ऐसी प्राइवेट लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए जिस लैंग्वेज में ये द्विअर्थी या ड्यूल स्टैंडर्ड ना हो कि अर्थ बदल जाए, ये जो अर्थ है वही अर्थ रहे, उसका जो एनालिटिकल हो जाए वो लैंग्वेज। ये पूरी कोशिश रही उनकी। फिर खुद ही इन्होंने काट दिया कि ऐसी कोई प्राइवेट लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? व्यक्तिगत भाषा तर्क। विटगेन्स्टाइन निजी भाषा के तर्क में संलग्न एक ऐसी भाषा के विचार को चुनौती देते हैं जिसे केवल एक व्यक्ति समझ सकता है। सपोज फिलोसोफर्स ने मिलकर एक प्राइवेट लैंग्वेज बना ली तो होगा क्या? होगा क्या? 20 फिलोसोफर्स ने मिलकर एक प्राइवेट लैंग्वेज बना ली फिलोसफी के लिए, 21वां ढूंढना पड़ेगा ना उन्हें, उसको थोड़ी समझ में आएगा। तो करते रहो अपने आप, लोगों को कैसे समझाओगे? लोगों के अंदर तो मीनिंग हर शब्द का उसके यूज के अकॉर्डिंग आया है ना। देर से सही विटगेन्स्टाइन को ये बात समझ में आई। इन शब्द, अगर ऐसी कोई लैंग्वेज बनती है तो इन शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ व्यक्ति के लिए ही मायने रखेगा जो व्यक्ति उस प्राइवेट लैंग्वेज को यूज कर रहा है अपने बोलने में, अपने लिखने में, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने में। वो उसी के लिए मीनिंग रखेगा और किसी के लिए वो कोई मीनिंग नहीं रखेगा। वो भाषा किसी के लिए कोई, वो उसका प्राइवेट सेंसेशन होगा बस। One would like to say whatever is going to seem right to me is right, and that one means that here we can't talk about right. Right अधिकार, वही जस्टिस वाली बात है, हम उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। In 185 he poses a puzzle. Suppose someone learns +2 as 2 for 6, but after 1000 says 1418 claiming that's following the rule. Suppose कोई व्यक्ति जो गिनती सीखता है, जो काउंटिंग सीखता है, मतलब काउंटिंग नहीं सीख रहा, वो एक नेम बना रहा है कि वो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से वो सीख लेता है 1000 तक, और सडनली 1000 के बाद वो 2 को ऐड करने के बजाय 1999 तक उसने 2 + 2 + 2 करके ऐड किया, और 999 के बाद 1000 में वो 4 ऐड करना स्टार्ट कर देता है कि 1004 1008 1012 1016 1020, और वो कहे कि भाई वो रूल फॉलो कर रहा है, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसका क्या मीनिंग निकला? अब इसका ये एक पैराडॉक्स है, इसको आगे समझो। ही कॉल्स दिस अ पैराडॉक्स इन 201. This was our paradox. No course of action could be determined by a rule because every course of action can be made out to accord with the rule. हम पीछे पढ़ के हम देखो, simply rule aren't self interpreting. Any action can fit it twisted enough. So how do we follow them correctly? Wittgenstein says it's through shared practices in a community, not private mental states. Example: adding numbers isn't just in your head. It's checked by teachers, calculators, and society. If everyone agreed on 2 + 2 = 5, that would be the rule. But our form of life makes 4 correct. किसी ने कह दिया कि मैं तो 2 + 2 2 4 6 8 10 12
14 16 सॉरी 18 20 वाले मेथड से चलूंगा, ये रूल है, तो भाई उसके मानने से हो गया क्या? साइड में रहे भाई, करता रहे। कई लोग क्लेम कर देते हैं मैं तो यही करूंगा, तो कर भाई। अब वो चेक कैसे होगा? वो जो काउंटिंग है, वो जो नंबर्स है, वो जो उसने मेथड बनाया है, वो चेक किया जा सकता है। बहुत से एग्जांपल है, टीचर्स चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर चेक कर सकता है, सोसाइटी उसे चेक कर सकती है। और वो सब अगर इसके लिए एग्री हो जाते हैं कि हाँ तेरी बात सही है भाई, 2+2 को 5 कर देते हैं हम। इफ यू आर क्लेमिंग इट इज अ रूल दैट 2+2 5, और हम इस सब को, हमने सबने इसको वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, तो हम ठीक है 2+2 इज 5, हम रूल बना देते हैं। दैट इज रूल, इसे रूल कहेंगे। लेकिन हमारी फॉर्म ऑफ लाइफ बताती है, हम जब हमारे प्रैक्टिसेस में देखते हैं, जब हम दो को जोड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि 4 इज करेक्ट, तो रूल बन ही नहीं पाता है। तो रूल तो इस तरह के होते हैं, रूल इस तरह के होते हैं। प्रत्येक गेम का अपना एक रूल है और वो फिक्स है, और वो उस गेम के लिए रूल बनाया गया है, लेकिन वो रूल विद इन दैट स्टेट ही है। जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में है, वो रूल वहां से बाहर आते खत्म। फुटबॉल गेम के रूल 1-2 घंटे की जो फुटबॉल चलती है उस विद इन दैट ही है। जैसे वो फुटबॉल गेम खत्म, वो बाहर आते हैं, रूल आर डिमोलिस्ड। अब जब दोबारा गेम होगा तब वो रूल अप्लाई होंगे, बाहर आते वो रूल खत्म। तो रूल्स आर दिस, रूल इस तरह से काम करते हैं। लेकिन हमारे आम जीवन में वो रूल अप्लाई नहीं होते हैं, वही अप्लाई होते हैं जो हमारे यूज जिन्हें मीनिंग देता है, और यूज उसे मीनिंग देता है जो करेक्ट होता है। क्योंकि यूज जो होता है वो यूज के अकॉर्डिंग ही आता है, वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है। दैट्स वाई वी मॉडिफाई द थिंग्स, वी मॉडिफाई द सोसाइटी, वी मॉडिफाई एवरीथिंग डे बाय डे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूज हमने जितने भी हमारे कस्टम्स थे, बहुत सारे कस्टम्स थे इंडिया में, बहुत से कस्टम्स थे, और बहुत से कस्टम्स हटा दिए गए। अब सती प्रथा एक कस्टम थी, डोरी एक कस्टम चल रहा है, उसको भी मॉडिफाई किया गया है। तो वो रूल्स किसने बनाए? वो सोसाइटी ने बनाए। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट वो ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे सही पता लग रहा है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। सब जगह यही होता है। तो यूज देता है मीनिंग, अदरवाइज शब्दों में कोई मीनिंग नहीं। उसमें मेन डिफरेंस ये है कि फर्स्ट बुक में विटगेनस्टाइन क्लेम करते हैं कि किसी शब्द को बोलने का अर्थ है उस शब्द के पीछे कोई वस्तु है, उस शब्द के कुछ फैक्ट है जो उस शब्द को मीनिंग दे रहा है। यानी मैं जब कह रहा हूं वाटर, तो वाटर के पीछे इन रियल वर्ल्ड, फैक्चुअल वर्ल्ड कोई लिक्विड है जो उसे मीनिंग दे रहा है, और वही उसका मीनिंग है। सेकंड बुक में वो कहते हैं कि किसी शब्द के पीछे कोई वस्तु नहीं है पर वो वस्तु मीनिंग नहीं दे रही है उसे, मीनिंग उसे दे रहा है हमारा यूज, मीनिंग उसे दे रहा है हमारा यूज। सपोज वाटर शब्द है, वाटर शब्द का अर्थ है पानी, क्लियर है। अब जनरली पानी का मतलब वाटर कहते ही पानी। अब वाटर का पानी का अर्थ है नदी का भी पानी, समंदर का भी पानी, और आपके आंखों से निकलता हुआ आंसू भी पानी, बहुत सारे का पानी। शब्द तो वाटर ही यूज हो रहा है। अब कोई व्यक्ति समंदर में नाव पे बैठा हुआ फंस गया है, एंड देयर ही क्राई वाटर, तो पानी तो उसके चारों तरफ है, लेकिन वो किस चीज के लिए वाटर चिल्ला रहा है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो भी जानता है समुद्र का पानी वो नहीं पी सकता, पिया नहीं जा सकता, इसलिए वो पीने वाले पानी के लिए चिल्ला रहा है। तो वहां पे वाटर शब्द ने मीनिंग क्या वो दिया जो मीनिंग उसका पर्टिकुलर है। अगर वो शब्द है तो समुद्र का पानी चारों तरफ है, क्यों चिल्ला रहा है वाटर? फिर उसे कोई और शब्द यूज करना चाहिए, बट वो वाटर ही यूज कर रहा है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ वो वाटर का मीनिंग चेंज हो गया। अब वो पानी मांग रहा है जो पिया जा सकता है, बिकॉज ही इज स्टक इन दैट ओशियन और इन दैट सी। दैट वाटर कैन नॉट बी ड्रंक,
वो पानी पिया नहीं जा सकता, तो वाटर का मीनिंग चेंज हो गया ना। तो यूज, यूज से मीनिंग आया है, ये सेकंड में कह रहा है। हाँ 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 डेफिनेटली भाई। आप जब इंडियन जो तीसरा जो प्रूफ माना गया है टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण, इंडियन फिलोसफी में शब्द प्रमाण में आप न्याय की व्याख्या और मीमांसा की व्याख्या पढ़ोगे तो इनकी जो लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स की ये वाली जो फिलोसफी है, इसकी बहुत सी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। जैसे रसल में पढ़ा रहा था तो डिनोटेशन और कोनोटेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया न्याय फिलोसफी में है। इसी तरह से हमने स्फोटवाद की भी बात की थी जब हम वर्ड्स के मीनिंग की बात कर रहे थे, जो अर्लेट विटगेंस्टाइन में बात कर रहे थे कि शब्दों, जो वाक्यों में जो मीनिंग आता है वो वही आता है जो शब्दों का होता है, उन्हीं से मीनिंग बनता है। ठीक, तो भाई रूल तो कम्युनिटी बना रही है, आपकी आपकी सोसाइटी बना रही है, और आपकी सोसाइटी जो रूल बना के आपको पकड़ा देती है, आप उसको फॉलो करते चले जाते हो विदाउट वेरीफाइंग इट। लेकिन जब हम उसे वेरीफाई करते हैं तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, हर रूल अपने जो अहमियत है, अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो खोता चला जाता है, क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो गई। उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है, और नहीं करते हैं तो फिर स्टक हैं हम। इसलिए शब्दों में कोई मीनिंग होता नहीं है। हमारी फॉर्म ऑफ लाइफ कहती है कि 4 करेक्ट है। अब मैं इसी वक्त किसी से पूछूं 2+2 = सब बोलेंगे 4, लेकिन कोई कम्युनिटी कस्टम बना के बैठी हुई है कई सालों से कि 2+2 = 5, तो दैट इज ए रूल, दैट इज ए रूल। और उस रूल के अनुसार जब चलेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। 2+2 को 5 मान के जो अप्लाई करते चले जाएंगे लाइफ में, तो सारी लाइफ हौच पौच हो जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तब आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज करके देखना पड़ेगा कि 2+2 = 4, और ये सही अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स 2+2 = 4। दिस चैलेंज स्केप्टिसिज्म रूल फॉलोइंग इज पब्लिक नॉट सॉलिटरी। किसी भी मीनिंग का, जो किसी शब्द का जो मीनिंग है वो मतलब अपने आप में होता है या एक व्यक्ति के लिए होता है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को वो मीनिंग कन्वे नहीं करता है। दैट्स वाई कोई भी जो चीज है वो स्केप्टिक है, वो सर्टेन नहीं हो सकती। विटगेंस्टाइन सर्टेनिटी की बात कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो इसके अगेंस्ट है कि कोई भी शब्द का मीनिंग किसी एक व्यक्ति पर ही, एक वस्तु पर या एकाकी अपना ही हो रहा है। वो कहते हैं कि मीनिंग जो होते हैं किसी भी कम्युनिटी में बहुत से लोगों में एक साथ अप्लाई हो सकता है उनके यूज के अकॉर्डिंग। सो स्केप्टिसिज्म यहां खत्म है। जब आप देखो स्केप्टिसिज्म और सर्टेनिटी, हमने क्या किया, 2 ही पोल बना दिए, एक स्केप्टिसिज्म और एक सर्टेनिटी। हमने उनके बीच में आने जाने की कोशिश ही नहीं की, और मीनिंग उनके बीच में ही है, ना अल्टीमेटली स्केप्टिसिज्म ना अल्टीमेटली सर्टेनिटी, मीनिंग वही है। तो स्केप्टिसिज्म के अकॉर्डिंग इनका अभियान था, सर्टेनिटी को तो पहले ही चैलेंज कर चुके हैं। नाउ दिस फॉर्म्स ऑफ लाइफ पूरा पढ़ के आए हैं, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। टाइंग इट ऑल टुगेदर इज फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, 1 फॉर्म ऑफ लाइफ, 2 फॉर्म ऑफ लाइफ, 3 फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे दिन भर की दिनचर्याएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में, वो सब के सब उनका एक फॉर्म ऑफ लाइफ है। भाषा वहां पे फॉर्म ऑफ लाइफ का काम कर रही है, वो जीवन को आकार दे रही है। लैंग्वेज जीवन को आकार दे रही है। जीवन का मतलब यहां पे बहुत आदर्श समझना, आप जो भी कर रहे हो दैट इज लाइफ। आप सांस लेते हुए, जीते हुए जो भी कुछ कर रहे हो दैट इज लाइफ, क्योंकि आप करते ही हो। आपने जीवन में आके करना भी क्या है? सांस लेना भर जीवन थोड़ी माना हुआ है, किसी ने भी नहीं माना हुआ है। सब लोग पढ़ाई करते हैं, नॉलेज लेते हैं, परिवार में रहते हैं, रिश्ते बनाते हैं, शादियां करते हैं, सब सारा प्रक्रियाएं चलती हैं। दिस ऑल आर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो फॉर्म्स तो लाइफ को ये दिए जा रहे हैं ना, जो एक्टिविटी हैं, और ये एक्टिविटी चलती कैसे है हमारी? ये एक्टिविटी हमारे भाषा के रेगुलर प्रैक्टिस से चल रही है।
ऐसा कतई नहीं है कि कोई अगर किसी भाषा में जो शब्द हैं उन शब्दों का कोई फिक्स मीनिंग हो जाता तो फॉर्म्स ऑफ लाइफ क्रिएट ही नहीं हो पाती, क्योंकि फिर बंदा जिस फॉर्म में होता, व्यक्ति जिस फॉर्म में होता, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग उसे अलग भाषा डेवलप करनी पड़ती। फिर इस एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, एक बैंक में जॉब कर रहा है, एक पुलिस में जॉब कर रहा है, एक अपना टीचिंग जॉब कर रहा है, और बच्चे घर में रह रहे हैं सबके। तो 3 लोग अलग अलग जा रहे हैं, तो उनको बैंक में जाके उसको अलग भाषा बोलनी पड़ती, वहां अलग और वहां अलग। लेकिन भाषा अलग नहीं करनी पड़ती, शब्द वही रहते हैं, भाषा वही रहती है, कंटेक्स्ट चेंज हो जाती है, फॉर्म ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। वहां लाइफ ने दूसरा फॉर्म ले लिया, वहां लाइफ ने दूसरा फॉर्म ले लिया, घर पे आके लाइफ दूसरा फॉर्म ले लेती है, वहीं पे झगड़ा हो गया, वहां जा रहे हैं तो लाइफ दूसरा फॉर्म ले लेती है। और सब जगह लैंग्वेज ही यूज होती है, क्योंकि चीजें लैंग्वेज में ही समझ में आती है, और लैंग्वेज में जो शब्द हैं उनके मीनिंग के थ्रू समझ में आती है, और वो मीनिंग यूज से प्रकट होता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट एक ही प्रकार के शब्दों का डिफरेंस यूज उसे डिफरेंट बनाता है। इट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स से दैट क्या है, टू इमेजिन ए लैंग्वेज मीन्स टू इमेजिन ए फॉर्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट 19 नंबर स्टेटमेंट क्लियरली कह देता है, फॉर्म ऑफ लाइफ को इमेजिन करने का मतलब है हम कोई ना कोई लैंग्वेज इमेजिन कर रहे हैं, एक लैंग्वेज इमेजिन कर रहे हैं। इट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स से that is true and false and they agree in the language they use. That is not agreement in opinion but in form of life. एक गृहिणी है, मतलब हाउस मेकर है, एक गृहिणी है, अपने घर में है, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट है, अपने लैब में है, और एक किसान है, अपने खेत में है, एक प्यासा व्यक्ति है जो समंदर के बीच फंसा हुआ है। ये 4 लोग हैं। अब इन 4 लोगों से आप डिफरेंटली डिस्कस करो और पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर। अब वो 4 लोग जब उस मीनिंग ऑफ वाटर बताएंगे तो गृहिणी के लिए वाटर का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, कि भाई वो कपड़े धोने के काम आता है, पीने के काम आता है। उसका यूज गृहिणी के लिए, उसका यूज पीने से ज्यादा कपड़े धोने के लिए हो सकता है। एक किसान के लिए फसल सींचने का साधन है। समंदर में फंसे एक व्यक्ति के लिए उसका जीवन है। वाटर का मीनिंग एकदम यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। एक लैब में खड़ा हुआ साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, उसके लिए H2O है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इन चारों के लिए 4 डिफरेंट मीनिंग है। इन चारों के किसी की भी एक की कंडीशन में खड़ा कर दो, या तो चारों को समंदर के बीच में नाव पे खड़ा कर दो, या चारों को गृहिणी बना दो, या चारों को लैब में खड़ा कर दो साइंटिस्ट बना के, मतलब उस कंडीशन में खड़ा कर दो, वो रहेंगे वही जो हैं। सपोज हमने इन चारों को कलेक्ट कर दिया नाव के ऊपर समंदर के बीच में, अब वाटर का जो मीनिंग है वो वही होगा जो उस नाव वाले प्यासे व्यक्ति के लिए है, और उस सब के साथ वो एग्री हैं। वो सारे उस मीनिंग के साथ एग्री हैं। दैट मीन्स वो अपनी ओपिनियन के साथ एग्री नहीं है, ये उनका एग्रीमेंट है यूज। इस समय वाटर किस लिए चाहिए? नाव के ऊपर बैठे हुए चारों प्यासों के बीच अगर कोई गृहिणी या कोई जो किसान या वट जो भी वहां पे 5-6 लोग तरह के लोग गए हुए हैं, उनमें से कोई रिजिड हो जाए कि नहीं मेरे लिए तो पानी ये है, प्यास थोड़ी हो जाएगा, या वट तो ये ओपिनियन होगी। वहां से लाइफ जो है फॉर्म नहीं लेगी, लाइफ फॉर्म लेगी एग्रीमेंट से। किसी शब्द का अगर आप एक स्ट्रिक्ट मीनिंग है लेके बैठ जाएं, अब सपोज कोई कहे कि एप्पल इज रेड, सेब लाल है, 4 लोग बैठे हैं, अगर वो ओपिनियन लगाने लग जाएं, एक पेंटर है उनके बीच में, और वो पेंटर कहे नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट रेड, दिस इज डार्क रेड, दिस इज लाइट रेड, दिस इज फलाना रेड, दिस इज क्रिम्सन रेड वगैरह, जो भी वो बोले, तो उससे थोड़ी फॉर्म ऑफ लाइफ आएगा। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि हम फिलोसोफर यही कर रहे हैं,
हम रिजिड हुए बैठे हैं। हमें यूज देखना पड़ेगा और एग्रीमेंट पे आना पड़ेगा। सिंपली लैंग्वेज रेस्ट्स ऑन शेयर्ड ह्यूमन प्रैक्टिसेस, आवर फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक eating, working, or playing. Disagreements aren't just word but way of living. Example, debating God exists isn't solved by definition. It reflects definition forms of life, religious versus aesthetic. अब चार लोग जो है चार फिलोसोफर जो हैं वो डिबेट करने के लिए बैठ जाएं हैं और वो कहें कि गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक उसमें वो है जो गॉड को नहीं मान रहा, एक वो है जो गॉड को मान रहा है, एक उनमें वो है जो पूजा पाठ में लगा रहता है दिन रात। अब गॉड एग्जिस्ट के उसकी जो डिबेट चलेगी, ठीक है, वो कतई भी सॉल्व नहीं होगी डेफिनेशन से। आप लाख कोशिश कर लो, आज तक फिलोसॉफी में या आप लोगों की भी बहुत डिबेट्स चलती होंगी, किसी भी डिबेट का कोई कंक्लूजन निकला हो। सोक्रेटिस ने मेथड डेवलप किया था, डायलैक्टिकल मेथड, पढ़ा होगा। दिन रात लोगों के साथ वो डिस्कस करता रहता था। आज उन मीनिंग का कोई अर्थ नहीं रह गया है जो उसने डेवलप करके दिए थे, और अगर रह गया है तो एग्रीमेंट में रह गया है, रिजिड डेफिनेशन में नहीं रह गया है। तो जब वो डिबेट चल रही है गॉड एग्जिस्ट को लेकर, तो वास्तव में डेफिनेशन को लेकर वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। वो सॉल्व होगी ये समझने के लिए कि यहां पर एक पर्सन रिलीजियस है और एक पर्सन एथिस्ट है, और एथिस्ट व्यक्ति और रिलीजियस व्यक्ति के बीच की जो डिबेट है वो इसलिए सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि वो उनके डेफिनेशन ही अलग अलग है, उनका अर्थ ही अलग अलग लगाए बैठे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्रीमेंट ही लाना पड़ेगा और फॉर्म ऑफ लाइफ वही होगी। ओपिनियन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एग्जांपल इसलिए ओपिनियन और एग्रीमेंट के डिफरेंस के लिए दिया गया है। हम फिलोसोफर गॉड को लेकर दिन रात डिबेट करते हैं, जस्ट बिकॉज डिबेट हो इसलिए रही है क्योंकि हम ओपिनियन बनाए बैठे हैं, और ओपिनियन के कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी एग्रीमेंट से। दिस मेक फिलोसॉफी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब हाउ वी लिव एंड स्पीक, डोंट प्रिस्क्राइब आइडियल्स। यही चीज फिलोसॉफी को डिस्क्रिप्टिव बनाता है। बताओ कि हम कैसे जीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे क्रिया करते हैं। आइडियल्स मत दो, आदर्श मत दो, क्योंकि आदर्श दे के प्रॉब्लम क्रिएट होती। हम लोगों के जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबके दिमाग में अपने अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए, अपने अपनी कास्ट कम्युनिटी वगैरह के लिए एक दिमाग में पूरा ढांचा बना हुआ है, और जो डेफिनेशनल है, बिल्कुल डेफिनेशन फिक्स के साथ बना हुआ है। इसमें दिन रात हम लोगों की बहस चले, हजारों सालों से बहस चलती चली आ रही है, कोई समाधान नहीं निकल के आ रहा। लेट मेक फिलोसॉफी डिस्क्रिप्टिव, नॉट रिजिड। बताओ कि इनका मीनिंग निकलता कैसे है, इनमें मीनिंग है भी या नहीं भी है। आदर्श मत दो लोगों को। लेटर विटगेनस्टाइन्स फिलोसॉफी इज therapeutic. It clears confusions by showing language as dynamic used in games without our shared life. भाई एक तरह से थेरेपी है जो लेटर विटगेनस्टाइन की फिलोसॉफी है। वो लैंग्वेज को एक डायनामिक वे में एक्सप्रेस करते हैं, जो गेम्स जो होते हैं उन गेम्स की तरह से यूज होती है विद इन अवर शेयर्ड लाइफ। हमारी जो जिंदगी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं आपसे, आप मेरा सुने जा रहे हो, आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, ये डेफिनेटली हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा है। सारा डिस्कशन ये हमारी शेयर्ड पर्सपेक्टिव, शेयर्ड लाइफ पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एक ओपिनियन बना रखी है, अगर मैंने एक ओपिनियन बना रखी है, उस ओपिनियन को लेकर हम रिजिड है, तो कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हम अपने ओपिनियन को छोड़ के एग्रीमेंट पे हैं, इसलिए डिस्कशन पॉसिबल है। और दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। He says in 133, the real discovery is the one that makes me capable of stopping doing philosophy when I want to know grand theory is just clarity. असली डिस्कवरी वो है जब मैं ये महसूस करता हूं, जब मैं इस बारे में सक्षम हो जाता हूं कि मैं फिलोसॉफी करना छोड़ दूं। यानी मैं बड़ी बड़ी ग्रैंड थियरीज जो ना करना छोड़ दूं, बजाय मैं उनको क्लैरिटी दूं।
अपने शब्दों को, अपने लाइंस को बिल्कुल क्लैरिटी दूं। और दैट्स द वर्क ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन, क्लैरिफाइज द प्रोपोजिशंस ऑफ द नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंस की जो प्रोपोजिशंस हैं उनको क्लैरिफाई करना ही फिलोसोफर्स का काम है, और यही मुझे लगता है कि मेरा काम है। मुझे ग्रैंड थियरीज देने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें निकल के आती हैं? क्रिटिक ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। विटगेन्स्टाइन का सुझाव है कि कई पारंपरिक दार्शनिक समस्याएं भाषा की गलतफहमियों से उत्पन्न होती है। दार्शनिक प्राय भाषा में उलझ जाते हैं और भाषा की अयथार्थ चित्र मानकर छद्म समस्याएं खड़ी कर देते हैं। स्टूडो प्रॉब्लम्स, द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज इट्स यूज इन द लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट एंड ओपिनियन पिछले से पिछले स्लाइड में, और उसका अभी हम एक एग्जांपल लेके चले आ रहे हैं। कौन सा एग्जांपल था ये? गॉड एग्जिस्ट को लेकर। अब दो लोग बैठे हैं जिनमें से एक एथिस्ट है यानी कि एक नास्तिक है, और एक रिलीजियस पर्सन है यानी वो आस्तिक है। अब वो आस्तिक और नास्तिक जो है गॉड एग्जिस्ट को लेकर मतलब डिबेट कर रहे हैं। अब अगर वो डेफिनेशन पे रहेंगे, अगर एक आस्तिक कहता है कि गॉड इसलिए एग्जिस्ट है कि इस दुनिया को बनाने का ये जो जगत है ये कार्य है, दिस इज एन इफेक्ट, तो इसके पीछे कोई कॉज होना चाहिए, और वो कॉज वो होगा जो अल्टीमेट कॉज होगा, क्योंकि अल्टीमेट कॉज नहीं होगा तो फिर वो गॉड नहीं हो सकता, और जो अल्टीमेट कॉज होगा वो गॉड ही होगा। जैसा कि डेकार्ट का आर्गुमेंट था कि वो गॉड ही हो सकता और कोई हो ही नहीं सकता, और वो होना चाहिए क्योंकि ये इफेक्ट बता रहा है कि देयर इज ए कॉज और देयरफॉर अल्टीमेट कॉज। अब इसको लेकर जो एथिस्ट है वो अपने मत दे रहा है कि यू आर यूजिंग अ मेथड ऑफ साइंस, आप विज्ञान का एक विधि यूज कर रहे हो कॉजेशन की, और कॉजेशन की विधि जो है ये कहते हैं कि एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज एंड दैट कॉज व्हेन इट वाज इफेक्ट हैड अ कॉज आल्सो, हैड अनदर कॉज आल्सो। भाई हर इफेक्ट का एक कॉज है, तो जो कॉज है वो जो इफेक्ट था जो बाद में एक कॉज बना किसी दूसरे इफेक्ट के लिए, तो वो इफेक्ट था तो उसके लिए कोई कॉज था, तो ये कॉज इफेक्ट की चेन चलती चली जाती है। एंड इन दिस चेन देयर इज इन्फिनिटी। हाउ कैन यू स्टॉप समवेयर? आप रुक कैसे सकते हो कहीं पे? भाई कॉजेशन का मेथड आपको अलाउ ही नहीं करता रुकने के लिए, और आप उसी मेथड को यूज करके उसी मेथड को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो जब रुक जाते हो आप कि अल्टीमेट कॉज। ये डिबेट चलती रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। इन लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? आज तक समाधान नहीं हुआ इन दोनों की डिबेट का। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि उन दोनों को क्लैरिटी दी जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए कि भाई आप दोनों के बीच में डिबेट इसलिए नहीं कि गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों के बीच डिबेट इसलिए है कि वन पर्सन इज एथिस्ट एंड सेकंड पर्सन इज अ रिलीजियस पर्सन। एक आदमी आस्थावान व्यक्ति है और आप एक आदमी तर्कवान व्यक्ति हो, और आप दोनों की डिबेट का कारण सिर्फ यही है, इसलिए कोई समाधान नहीं निकलेगा। उनको क्लैरिटी दो, और जब उनको क्लैरिटी दी जाती है तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। हाँ यार बात तो सही है, हम दोनों लड़ी बिना बात रहे हैं, हम दोनों का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो दैट इज एग्रीमेंट। जब प्रोपोजिशंस को क्लैरिटी मिलती है, जब शब्दों को क्लैरिटी मिलती है, तो डिबेट खत्म हो जाती है। तब पता लगता है कि डिबेट थी ही नहीं, बेकार में उलझे हुए थे। और मेटाफिजिक्स की या फिलोसॉफी की सारी डिबेट जो ग्रैंड स्टोरीज हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, वो सारी की सारी इसी तरह की डिबेट हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है। और जैसे ही क्लैरिटी आएगी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। पता लगेगा कि डिबेट ही नहीं थी, ये तो गलत शब्दों को लेकर उलझे हुए थे, गलत डेफिनेशन को लेकर उलझे हुए थे, अपने अपनी ओपिनियन को पकड़े हुए थे, इसलिए डिसएग्रीमेंट था। और जैसे क्लैरिटी आई एग्रीमेंट होगा। इसीलिए विटगेन्स्टाइन फिलोसोफर्स का काम ही ये बताते हैं कि आपको क्लैरिफाई करना है लोगों को, उनको शब्दों की क्लैरिटी देनी है, उनको प्रोपोजिशंस की क्लैरिटी देनी है। नेचुरल साइंसेस की जो प्रोपोजिशंस है उनमें कहां लूप होल है उनको क्लैरिफाई करो उनको, ताकि उनकी डिबेट खत्म हो सके, जो बिना बात की डिबेट है। क्योंकि गॉड एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये डिबेट कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट है या नहीं एग्जिस्ट है।
उनके बीच एग्रीमेंट करवाओ कि ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, इस पे बात नहीं की जा सकती, दीज आर सूडो प्रोपोजिशंस, डिबेट खत्म हो जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन होंगे, लेकिन इन्होंने ये कहा क्वेश्चन होंगे, इन्होंने कब कह दिया कि क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, गॉड एग्जिस्ट की डिबेट खत्म हो जाएगी तो सोल एग्जिस्ट की डिबेट आ जाएगी, उसमें एग्रीमेंट करवा दोगे तो कॉजेशन की डिबेट आ जाएगी, उसमें एग्रीमेंट करवा दोगे तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को लेकर डिबेट आ जाएगी, उसमें एग्रीमेंट करवा दोगे तो एंड ऑफ लाइफ को लेकर डिबेट आ जाएगी, उसको खत्म करवा दोगे तो गुड और जस्टिस वगैरह के मीनिंग को लेकर डिबेट आ जाएगी। सबको क्लैरिटी देते रहो, वो यही कह रहा है, दिस इज द फॉर्म ऑफ लाइफ, करते रहो आप, यही है आपका काम। आप कितने भी क्वेश्चन उठाओ, लेकिन फिलोसोफर्स को क्वेश्चन से परे रह के दोनों की अलग अलग फॉर्म को समझना है, दोनों के कंटेक्स्ट को समझना है, और फिर उन्हें क्लैरिटी देनी है कि ये क्लैरिटी पकड़ो, इसके बाद डिबेट ही नहीं बची आप लोगों के बीच। सो द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज इन इट्स यूज इन द लैंग्वेज। एंटी फाउंडेशनलिज्म, यह कंसेप्ट जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने उठाया था, वह मूलभूत अवधारणाओं या निश्चित परिभाषाओं के विचार को त्याग देते हैं, इसके स्थान पर अर्थ संदर्भ निर्भर है और विशिष्ट सामाजिक अभ्यासों में भाषा का उपयोग करने के तरीके से होता है। डोंट आस्क फॉर द मीनिंग, आस्क फॉर द यूज। डोंट आस्क फॉर द मीनिंग, आस्क फॉर द यूज। जो पिछली वाली को काट रहे हैं ट्रैक्टेटस को, मीनिंग को पूछना छोड़ दो, अब उसको उपयोग को पूछो, तब क्लैरिटी आएगी। थर्ड है फिलोसॉफिकल थेरेपी। वे दर्शन शास्त्र के लिए चिकित्सकीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखते हैं। पारंपरिक दार्शनिक समस्याओं को हल करने के स्थान पर उनका सुझाव है कि दार्शनिकों को भ्रम पैदा करने वाले भाषा का विश्लेषण करके उन्हें हल करना चाहिए। फिलोसॉफी इज अ बैटल अगेंस्ट द बिविचमेंट ऑफ आवर इंटेलिजेंस बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। फिलोसॉफी की लड़ाई हमारी भाषा, जो एक हमारी जो बुद्धि है, जिसने हम उसको मोहित कर रखा है, वश में कर रखा है, फिलोसॉफी का काम वो क्लैरिटी देना है कि आपकी भाषा इस तरह से आप गलत उपयोग कर रहे हैं। भाषा किस तरह से बीचमेंट कर रही है हमारी बुद्धि का, बड़ी बड़ी मेटा नैरेटिव्स देने के कारण, बड़े बड़े कंसेप्ट देने के कारण, आदर्श कंसेप्ट देने के कारण, जिनका कभी कोई प्रूव नहीं किया जा सकता, जिसको कभी वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जिन कंसेप्ट्स को, इम्पॉसिबल है। यह सबसे पहले तो फिलोसफर्स को समझना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट्स कभी भी वेरीफाई नहीं किए जा सकते, कभी भी एनालिटिकली प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है, फिर लोगों को समझाने की जरूरत है कि इन शब्दों ने, इन बड़ी बड़ी मेटा नैरेटिव्स ने हमारी बुद्धि को कैप्चर कर रखा है, मोहित कर रखा है, हम उसमें उलझे हुए हैं। फिलोसफी पढ़ना अच्छा लगता है सबको, क्यों नहीं लगता? सारे भागे आते हैं। बीटेक वाले एक बार फिलोसफी के चक्कर में आ जाए, उसके बाद फिलोसफी के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मेटा नैरेटिव्स बड़ी प्रिय लगती हैं। विटकेंस्टाइन कहते हैं कि वही तो समस्या है, वो उसने आपकी बुद्धि को वश में कर लिया है। लैंग्वेज को क्लैरिफाई करो, उन शब्दों को क्लैरिटी दो, समझ में आएगा ये तो थी ही नहीं। ये इस तरह से है जैसे सपने देखने बैठ जाओ आप। सपोज एक गरीब व्यक्ति किसी झोपड़े के अंदर बैठा और सपना देख रहा है करोड़पति बनने का, BMW का, तो खो जाएगा उसमें। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सपना ही चाहिए, बस उस सपने में मस्त है। सिमिलरली फिलोसोफर्स अपने इन ख्यालों में मस्त है, बड़ी बड़ी मैटर। लेकिन जैसे ही उसे क्लैरिटी दी जाएगी, भाई दीज आर जस्ट ड्रीम्स, कुछ काम कर चल के, क्योंकि रोटी भी खानी होती है, तो उसको क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम क्या है। सिमिलरली फिलोसोफर्स को यह समझने की जरूरत है, दीज मेटा नैरेटिव्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इनको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका काम, उसकी लड़ाई है इस वशीकरण के खिलाफ, इस बीचमेंट के खिलाफ, और उसे ये लड़ाई लड़नी है फिलोसोफर्स को। और ये लड़ाई उसे एक ही तरीके से वो सुलझा सकता है, लैंग्वेज को क्लैरिटी देकर, कि उन शब्दों को क्लैरिटी देकर कि वो किस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। When we first begin to believe anything, what we believe is not a single proposition, it is a whole system of propositions. Light dawns gradually over the whole.
जब हम किसी चीज पे बिलीव करना शुरू करते हैं तो वास्तव हम किसी एक चीज पे बिलीव करना नहीं शुरू करते हैं, उसके ऊपर हमारा बिलीव जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। उसके पीछे पता नहीं सैकड़ों प्रोपोजिशंस छिपी हुई हैं जो उसे हमारे बिलीव को मीनिंग दे रही हैं। जब हम गॉड में बिलीव करना स्टार्ट करते हैं तो हम वी आर नॉट बिलीविंग इन ए पर्सनैलिटी और नॉन पर्सनैलिटी और क्रिएटर और एन ऑपरेटर। क्या सब तो मैंने यूज कर दिया गॉड के नाम से। ऑमनीपोटेंट, ऑमनिसेंट, और क्या नाम है उसका, क्या था वो, लाइक बियॉन्ड, ऑमनी प्रेजेंट, हाँ, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, क्रिएटर, ऑपरेटर, अनकास्ट कॉज, प्राइमर। वही कह रहा हूं मैं, जब आप गॉड में बिलीव करना शुरू करते हो तो आप एक गॉड जैसी पर्सनैलिटी, वस्तु या उसमें बिलीव नहीं करते हो। उसके पीछे सैकड़ों हजारों किताबें भरी पड़ी हैं भाई, रिलीजियस लोगों ने लिख रखी हैं, आप उसमें सब में बिलीव करते हो। तो कितना डिस्क्रिप्टिव है एक शब्द। तो वो सारी डिस्क्रिप्शन को खोल खोल के रखना है और फिर बताना है कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। और जब वो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज सूरज के सामने आएगी तब शायद पता लगे कि वास्तव में हम खोज क्या रहे थे, और शायद हमारी खोज खत्म हो जाए या हमें क्लैरिटी आ जाए कि हमें खोजना क्या है। इसलिए जब ये मेथड यूज करना शुरू किया फिलोसोफर्स ने, तो फिलोसोफर लोगों के बीच में बदनाम होने शुरू हो गए कि बाल के खाल निकाल रहा है। बाकी तो आप समझिएगा, इसमें से ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक वो निकालो अपना, कॉपी पेन वगैरह होगा आपके पास। हाँ, हाँ, उसको निकालो और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं, लिखो। दो ब्लैंक दे दो, दो ब्लैंक दे दो, जिसे हम खालिस्तान बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद स्टेटमेंट लिखो, फादर इज वेरी एंग्री, फादर इज वेरी एंग्री। अब जो दो ब्लैंक हैं, अब इनकी जरूरत क्या है? फादर इज एंग्री, वेरी एंग्री अंडरस्टूड है आपको सबको, कोई इशू नहीं है, बट इट डजंट क्लैरिफाई किसका फादर। ओके, अब ओके, अब जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें माई लगा दो, माई फादर इज वेरी एंग्री। सेकंड ब्लैंक को खाली छोड़ो। अब तो स्टेटमेंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेकंड ब्लैंक है उसमें अपने पिता का नाम लिख दो, जो नाम है एग्जैक्टली। और अब इसको पढ़ के देखो। पढ़ लिया है? कुछ गलती की है किसी ने? कोई गलती नहीं है भाई, स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी की हमने। इसको प्रोपोजिशन की दृष्टि से देखो, एग्जैक्टली प्रोपोजिशन तो यही करेक्ट है। सपोज किसी ने लिखा अमर सिंह, माई अमर सिंह फादर इज वेरी एंग्री। अब प्रोपोजिशन की दृष्टि से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फादर में कोई मीनिंग नहीं है, माई फादर में भी कोई मीनिंग नहीं है, और माई अमर सिंह फादर में भी कोई मीनिंग नहीं है। अब तीनों पर्सपेक्टिव अलग अलग यूज हो जाएंगे। फादर इज वेरी एंग्री, आपने किसी भाई को, छोटे बड़े को बोल के देखो फादर इज वेरी एंग्री, वो तुरंत समझेगा कि किसके लिए यूज हो रहा है फादर इज वेरी एंग्री। नाम हटा दो, माई फादर इज वेरी एंग्री, आप किसी दोस्त को बताओगे तुरंत समझ जाएगा। लेकिन सपोज कोई व्यक्ति किसी का मतलब किसी के पेरेंट्स की सेकंड मैरिज है, किसी की मां ने दूसरी शादी कर ली, हालांकि उसके दोनों फादर जिंदा हैं,
और अब उसे ये तीसरी स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी, माय अमर सिंह फादर इज वेरी एंग्री। इसका भी मीनिंग है। तो इस स्टेटमेंट को आप चाहे सूडो स्टेटमेंट मानो, एब्सर्ड मानो, या कुछ भी मानो, इसमें से कोई भी टर्म हटा के कोई भी रख के देख लो, हर एक सच स्टेटमेंट का, हर एक सेंटेंस का, हर एक वाक्य का किसी न किसी कंटेक्स्ट में मीनिंग निकलेगा। हम हमेशा यूज करते आए हैं, बंदे पुत्र 6 फीट लंबा है, क्या बोलते हैं उसको, सन ऑफ ए बैरन लेडी 6 फीट लॉन्ग टॉल। अब कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग अगर हम मीनिंग को फिक्स कर देते तो सपोज किसी बांझ ने भाई बेटा गोद ले लिया होगा, यूज देखो ना, यूज। सपोज किसी बैरन लेडी ने कोई बेटा गोद ले लिया, अब लाख बहस करते रहे फिलोसोफर, भाई बैरन लेडी का बेटा हो ही नहीं सकता, 6 फीट लॉन्ग होने का क्या मतलब है? उसको कान पकड़ो, उसको ले जाओ और दिखाओ, ये देखो ये बेटा रहा 6 फीट लंबा, इसने गोद लिया था। मीनिंग आ गया यूज से। नो स्टेटमेंट इज मीनिंगलेस। A meaning is given to a statement by the context. Is it clear? तो यही है सेकंड फिलोसफर लेटर विटगेंस्टाइन। ये हम लोगों के लिए नहीं दी, ये फिलोसोफर्स के लिए दी। आप जनरली डेफिनेटली यूज करते हो, आप हम सब फॉर्म ऑफ लाइफ में जनरली यूज करते हैं, हमें पता है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अब जरा सा थोड़ा सा उस कंटेक्स्ट में आओ जब आप फिलोसोफर बन जाते हो, और जब आप एक फिलोसोफर बन जाते हो और तब आप बताते हो ईश्वर का कंसेप्ट क्या है, उसके लिए प्रमाण क्या क्या है, कौन सा प्रमाण, तब आप गड़बड़ कर रहे हो। इसीलिए तो विटगेंस्टाइन ने प्रोफेसर की लाइफ को एक लिविंग डेथ बोला था, क्योंकि वो करवाना पड़ रहा था, क्योंकि वो बुक्स में था, सिलेबस में था। जब आप ये सब कर रहे होते हो तब आपको पता लगता है कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। फॉर्म ऑफ लाइफ का सीधा सीधा अर्थ है, एक फिलोसोफर की ड्यूटी ये है, जिस कंटेक्स्ट में जिस समय वो जो कुछ बोल रहा है, कर रहा है, उस कंटेक्स्ट को समझे। वहां पे उसे ये देखना है कि कोई मक्खी बोतल में फंसी हुई है, उसे निकालना है, तो उस मक्खी से डिबेट करके नहीं निकाला जा सकता, क्लैरिटी देके निकाला जा सकता है। किसके ऊपर ढक्कन है, वो हटते ही आप निकल जाओगे। वो ढक्कन हटाना है, और वो ढक्कन ये है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की क्लैरिटी, ढक्कन हट गया। हम दिन रात करते आए हैं, उसके लिए फिलोसफी नहीं दी, ये फिलोसोफर्स के लिए फिलोसफी दी है कि आप ये मेटा नैरेटिव्स की जो चीजें हैं ये करना बंद करो। लेकिन ये एक पार्ट है, एक पार्ट है। लेकिन ये दूसरी साइड ये है अगेंस्ट विटगेंस्टाइन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ये है कि उसमें सिलेबस है और वो सब बताना पड़ेगा, वो सब करवाना पड़ेगा। तो विटगेंस्टाइन ने अपनी पर्सनल बातें बता के गया है, अपनी पर्सनल थिंकिंग बता के गए हैं, हम उसे एकेडमिकली यूज कर रहे हैं क्योंकि ही वाज विटगेंस्टाइन। बट ये प्रैक्टिकल फिलोसफी आ जाती है, इसलिए वो प्रैक्टिकल फिलोसफी, अप्लाइड फिलोसफी की जब बात आती है तब लेटर विटगेंस्टाइन आते हैं हमारे साथ। इसलिए मास्टर्स लेवल तक के कोर्स में लेटर विटगेंस्टाइन को कम ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो एकेडमिक बातें करता ही नहीं। बिल्कुल। रसल के पर्सपेक्टिव में इसको रखने के लिए पहले तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। माई दिस फादर इज वेरी एंग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसे जो 1 to 1 कनेक्शन है उसमें नंबर्स में कम से कम एक, अधिक से अधिक एक, और जिसकी मैं बात करूं इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। जैसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे ये प्रोपोजिशन क्लैरिफाई हो जाएगी कि दिस इज फॉल्स। मैं ये कहूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति है जो मेरे पिता है, अधिक से अधिक एक व्यक्ति हैं जो मेरे पिता हैं, और जो व्यक्ति मेरे पिता है वो अमर सिंह के अतिरिक्त कोई नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन है और इसमें 3 प्रोपोजिशंस हैं एक साथ।
तो जैसे ही हमने क्लियर किया, अब आपका माय फादर अमर सिंह इज वेरी एंग्री, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। अब आप जैसे ही कहोगे कि नहीं ये तो किसी अगर अमर सिंह कोई मेरे दूसरे पिता की बात हो रही है, तो वो पहले प्रोपोजिशन दूसरे प्रोपोजिशन से कट जाएगा कि अधिक से अधिक एक व्यक्ति मेरा पिता है, वहां तो दो हो गए ना, तो प्रोपोजिशन फॉल्स हो गई। वो यूज की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आपके मतलब वो सॉरी, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के दो पिता हैं, इसलिए तो वो नाम यूज कर रहा है वहां पे, वो यूज से पता लग रहा है ना। बिना यूज के अगर आप किसी को बोलोगे कि मोहन फादर अमर सिंह इज वेरी एग्री एंग्री, तो वो कहेगा क्या बात कर रहा है यार, नाम लेने की क्या जरूरत है। तब उसको यूज बताना पड़ेगा कि नाम लेने की जरूरत यह है कि उसके दो पिता हैं, तो उसका जो पहले वाला पिता है वो बहुत एंग्री है। क्लियर? लाइक मैंने अभी आपको बैरन लेडी का एग्जांपल दिया, बंध्या पुत्र का एग्जांपल दिया। जब विटगेनस्टाइन रसल ने भी एकेडमिकली पढ़ा होगा तो उन्हें भी कोई ना कोई सही लगा होगा। रसल को पहले मिल सही लगता था, फिर कांट सही लगता था। ये ये आपकी एकेडमिक प्रैक्टिस है ना, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप समझ रहे हो, सीख रहे हो। एक समय आएगा जब आपकी खुद की विचारधारा बन जाएगी, उस वक्त हमें अलर्ट होने की जरूरत होगी, उस वक्त हमें समझ में आएगा कि व्हाट विटगेन्स्टाइन वांट्स टू से। वहां पे हमें फिलोसोफाइजिंग का ये जो गेम है, लैंग्वेज गेम करने से बचना पड़ेगा, बिकॉज हम लैंग्वेज गेम करते हैं। हम बड़े बड़े नरेटिव्स कह कह के, बड़े बड़े आदर्श वाक्य आइडियल्स दे दे के हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये हमें उस समय समझना पड़ेगा जब हम इसमें बोलने लायक हो जाएंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं खुद, और अभी तो हमें वो चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि चीजें मोहित करती हैं हमारा। इट इज अ बेवचमेंट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, वशीकरण हो गया हमारी बुद्धि का, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मेटा नरेटिव्स किसको अच्छी नहीं लगेंगी भाई। ईश्वर ये, ईश्वर वो, ईश्वर ऐसा, ईश्वर वैसा, और उस पर वाह मजा आ गया, पढ़ने का आनंद आ गया, क्योंकि मेटाफिजिक्स चीज ही ऐसी है। लेकिन जब कुछ नहीं मिलेगा, इस चीज को समझोगे कि मिला कुछ भी नहीं, तब शायद विटगेन्स्टाइन की ये बात हमें क्लियर हो कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो हमें वो क्लैरिटी लोगों को देनी है, पहले तो खुद को देनी है। तो अभी आप जो कर रहे हो वो ठीक है, करते रहो। नहीं, बिल्कुल मैं वैसे मिलने की बात नहीं कह रहा कि मिला कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब, जो आप ईश्वर खोजने निकले थे, जब आत्मा खोजने निकले थे, जो मेटाफिजिकल मेटा नरेटिव्स हैं, वो मेटा नरेटिव जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता लगेगा कि भाई ये तो प्रूव्ड ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिनसे आपने ये समझा है कि हम तो ये समझ रहे थे फैक्ट क्या है, फैक्ट नहीं है, या ऐसा वैसा जो भी विटगेन्स्टाइन ने ट्रैक्टेटस में बताया, वो खुला है आज सामने। जब पूरा चिट्ठा खुल के सामने आया तो पता लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम गलत समझे बैठे थे, अब तो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, ये चीज ऐसे है। तो मिला तो बहुत कुछ है। ये मिला इसलिए है कि आपको उस टाइम पे जाके ये खुद कह के गए हैं कि ये मिलेगा। जब ये एनालिसिस आपको आ जाएगा, जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आपकी मेटा नरेटिव्स, आपकी मेटाफिजिकल जो चीजें हैं वो आपकी समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो वहां के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता लगेगा यार, हम जो खोजने निकले थे वो तो ये फिलोसफी के बाद हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो खो गया है कहीं, क्योंकि ना वो प्रूवेबल है, ना वो वेरिफिकेशन के अंतर्गत अंतर्गत आता है, ना उसका एनालिसिस हो सकता है। वो तो बस डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्शन जो खुलता है तो पता लगता है ही नहीं। वो वहां पे मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा। लाइक एक बहुत काव्यात्मक भाषा में कहें तो, मजा आनंद जीवन का सुख रास्तों में है, मंजिल में नहीं। मैच खेलने में आनंद आता है, जीत हार हो जाने के बाद आनंद खत्म।
तो जब आप, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं मिलेगा, जब ये सब सीख जाओगे तब जो मिलेगा, तब पता लगेगा ये तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इस समय पूरा एंजॉय है स्टडी में। तो चलो आज की मीटिंग हम एंड करते हैं। आज हमारा विटगेन्स्टाइन एंड